नमस्कार। एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप व आपका परिवार सब स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप सभी ने मुझे इतने कम समय में इतना प्यार प्रदान किया, ये मेरी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा था। इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का आभार और धन्यवाद। इतना सहयोग व भविष्य के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज से आप लोगों को मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में पढ़ाना शुरू करूँगा। हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और इसे स्किप न करें। अन्यथा हो सकता है कि आप वीडियो में से कुछ पार्ट मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, कुछ समय निकालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के महान विद्यार्थियों, तो हाल तो थारा माड़ा ही है, वैकेंसी तो है को नहीं यार। ऊपर वो कोरोना ले बैठे हो, पढ़ता तो थे भी ही को नहीं यार। और अब तो कोरोना काल में थारा पढ़ने का मतलब ही कौन है। ठीक है, तो भी पढ़ना तो पढ़ सी। तो कईयों को हो सकता है मेरी ये भाषा कुछ अजीब लगी हो, लेकिन क्या करूं, राजस्थानी हूं तो कुछ पार्ट हमारे अंदर भी वो मौजूद है और वो कभी कभी बाहर निकलता है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं हिंदी का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न स्थानों के लोगों तक पहुंचता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा के लोग आते हैं, तो मुख्य रूप से मैं हिंदी का ही प्रयोग करूंगा। तो अगर बीच बीच में कहीं इन शब्दों का या राजस्थानी भाषा का कुछ प्रयोग हो जाए तो देखिए, अब इसमें मैं बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये होगा जरूर। ठीक है, ओके। तो आज से हम अपनी क्लास में आईटीआई के बारे में कुछ सामान्य बातें करेंगे और जानेंगे कि आईटीआई है क्या। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आप लोगों ने सभी ने आईटीआई कर रखी है, उसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि आईटीआई क्या चीज़ है। मैंने उस दिन भी पहले वीडियो में कहा था कि आप लोग नहीं जानते कि आईटीआई क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ों से शुरुआत करेंगे और आगे तो फिर आपको पता ही है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास में मैं आपको आईटीआई के बारे में कुछ सामान्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटीआई है क्या और उसका पूरा नाम क्या है। तो आईटीआई का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। एक ऐसा संस्थान जो आपको औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली चीज़ों की जानकारी देता है। वहाँ पर किस प्रकार की मशीनें हैं, वो कैसे काम करती है और क्या क्या कार्य आप वहाँ कर सकते हो, उसकी जानकारी जिस संस्थान में दी जाती है उसे आईटीआई के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। इसका एक और नाम भी है, इसे हम आईटीसी भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो आईटीआई सेंटर होते हैं उनको आईटीआई का नाम दिया गया है, जो प्राइवेट वाले हैं उनको हम आईटीसी के नाम से जानते हैं। डिफरेंस नहीं है, बस प्राइवेट और गवर्नमेंट ने अपने अपने नामों को थोड़ा अलग किया है और इसमें कुछ नहीं है। आईटीसी की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, बस यही है। ये संस्थान के नाम से और ये केंद्र के नाम से। तो ये बात थी छोटी सी किसके बारे में, आईटीआई के बारे में। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो आईटीआई की स्थापना भारत के अंदर सन 1950 में हुई थी और बहुत टाइम हो गया, लगभग आज़ादी के 3 साल बाद ही शायद सरकारों को ये महसूस हुआ होगा कि जो जनता है उन्हें स्वरोजगार के माध्यम संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं, तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई। और इसमें लगभग आज के समय में 130 ट्रेड के अंदर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, वेल्डर है, कंप्यूटर है, जिसे आप कोपा भी कहते हो। तो इस प्रकार की कुल मिला के आज के टाइम में 130 ट्रेड के अंदर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। और इस आईटीआई का उद्देश्य जो रखा गया था वो ये था कि भारत में स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। स्वरोजगार का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो अपना खुद का रोजगार चालू कर सके, उन्हें इतना प्रशिक्षण दे दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार में वृद्धि हो सके। तो ये था आईटीआई के बारे में। और अब बात करते हैं कि ये है क्या। जैसे कि मैंने पहले कहा था वीडियो के अंदर कि आप लोग कहते हैं आईटीआई एक डिग्री है या डिप्लोमा है, क्या है। तो ये डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ और है, तो देखते हैं। तो साथियों, ना तो ये डिप्लोमा है, तो डिग्री का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आईटीआई है क्या। तो आईटीआई वास्तव में एक वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक शिक्षा का एक सर्टिफिकेट है, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। इसे आप इस प्रकार से देख सकते हो कि आईटीआई में क्या है, तो वोकेशनल एजुकेशन अर्थात व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग है। ये आपको एक व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में काम में आने वाली चीज़ों के बारे में सिर्फ ट्रेनिंग दी गई है। 6 महीने की भी होती है, साल की भी होती है, और आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 2 साल की भी होती है। और जैसे ही ये ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाती है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है।
और जिसे आप लोग ITI सर्टिफिकेट के नाम से जानते हो। और इस सर्टिफिकेट को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के सामने जब आप प्रस्तुत करते हो तो आप ये कहते हो कि मैंने इस स्पेसिफाइड ट्रेड के अंदर, इस प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट के अंदर लिखी गई ट्रेड के अंदर मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ठीक है, अब मुझे इस पूरी ट्रेड का ज्ञान है। अब प्रशिक्षण प्राप्त किया है ये तो बात सही है, लेकिन ट्रेड का ज्ञान है या नहीं ये तो भैया आपको ही पता है। तो वो आप खुद समझदार हो, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि ITI क्या चीज है। एक बात और है, कई बार आप या आपके परिचितों से जब पूछा जाता है कि आपने क्या कर रखा है, तो जवाब आता है जी IIT। क्या कर रखा है? एक नाम आता है क्या? IIT। अब एक आई को उठा के यहां से अगर इधर कर दिया तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो ये एक आई का फर्क बहुत बड़ा है। तो भाई साहब ITI होती है ना कि IIT। तो घर वालों को रखें, बताएं या उन परिचितों को बताएं कि अपने इमोशन पर थोड़ा काबू रखें, और अगली बार नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहीं किसी का रिश्ता करना हो और पूछे भी थारो छोरो के करेड है, कभी मार लो छोरो तो IIT करेडी है, IIT करेडी है। तो भैया गड़बड़ बहुत है। IIT और ITI में जमीन आसमान का फर्क है। ये आगे चर्चा अपने करते रहेंगे। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों ने क्या कर रखी है। और अब जब ITI की बात पूरी होती है तो अब एक नया नाम निकल के आता है निम्मी का। किसका? निम्मी। अब ये निम्मी क्या है? तो जहां तक भी मेरी नॉलेज में है, इतने सालों से सुनता आया हूं, तो सामान्य रूप से निम्मी भाषा है। ठीक है, लेकिन निम्मी क्या है इसको आज आप लोग शायद समझ पाओगे। तो निम्मी NIMI, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मीडिया मतलब माध्यम, और इंस्ट्रक्शनल मतलब अनुदेशात्मक। तो राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान का शॉर्ट फॉर्म है क्या? निम्मी, ना कि कोई भाषा है। ठीक है ना। और इसका मुख्यालय जो है वो है चेन्नई के अंदर, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सन 1986 में। एक और बात है अब कि निम्मी पहले निम्मी नहीं थी, इसका पहले का नाम था सिम्मी, CIMI, यानी कि सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, केंद्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्थान। यानी कि पहले ये सेंट्रल अर्थात केंद्रीय के नाम से था, और बाद में ये नाम बदलकर इसका कर दिया गया है राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल इंस्ट्रक्शनल। तो इसके बारे में भी आपके सामने सूचनाएं प्रदर्शित है, देखना चाहो तो आप इसे देख सकते हो, लिख सकते हो कि ये नाम जो सिम्मी बदल दिया गया था 10/12/2003 को, और नाम बदलने के पश्चात सिम्मी अब सिम्मी नहीं रहा, सिम्मी किस में तब्दील हो गया था? निम्मी में। अब आप लोगों में से कई बातें करेंगे कि आपको ऐसे कैसे पता, इतनी बातें कहां से पता लगाई आपने? तो महानुभावों, किताबों को पढ़ने का आपका तरीका सही करो। ठीक है ना, आप लोग किताबें भी रंगीन अखबारों की तरह पढ़ते हो, अर्थात शुरुआत पहले पन्ने से नहीं करते। कहां से करते हो? लास्ट पेज पढ़ना शुरू करते हो। रंगीनियां पसंद है आपको, तो जब भी किसी किताब को पढ़ो तो शुरुआती पन्ने, ठीक है, जहां बहुत सारी जानकारियां लिखी होती है, आप शुरुआती पन्नों में सिर्फ उसकी कीमत देखते हो। ये सारी बातें आपको निम्मी की किताब की शुरुआत में मिल जाएंगी, मैंने कोई अंतरिक्ष से चुराई नहीं है, ध्यान रखना। तो निम्मी जो है, जो संस्था निम्मी है, वो भारत सरकार के श्रम व रोजगार व प्रशिक्षण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये किसके अंडर में काम करती है? तो वह भारत सरकार की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहां पे मिलेगा श्रम व रोजगार मंत्रालय। ठीक है, उसके अंतर्गत रहकर कार्य करती है। और इसका जो कार्य है वो जितने भी आपके ITIs हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनको पठन सामग्री या अनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध करवाना है, वो भी लिखित रूप में, यानी कि बुक्स के रूप में। इसका मतलब यह है कि यह संस्थान आपको क्या पढ़ना है और आपके टीचरों को क्या पढ़ाना है आदि की लिखित सामग्री प्रदान करती है। ठीक है, तो ये थी बात थी निम्मी की। अब बात करते हैं थोड़ी सी चेन्नई की। जरूरी भी है, क्योंकि जो मुख्यालय जिस स्थान पर है, जिस जगह पर है, उसके बारे में बात की जानी जरूरी है। तो चेन्नई, तो बात करते हैं चेन्नई की। अरे चेन्नई एक्सप्रेस की नहीं बात करनी है, हमें चेन्नई की बात करनी है। लेकिन आप लोगों ने चेन्नई तो नहीं देखी, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म जरूर देखी होगी। ये फिल्म का ये जो पोस्टर है, ये हमें चेन्नई नाम दिखा रहा है, एक्सप्रेस के बारे में, पीछे ट्रेन खड़ी है उसके बारे में बता रहा है। लेकिन ये फिल्म पता नहीं कब बनी थी और आज के टाइम के बारे में भी बता रहा है। ध्यान से देखो, सोशल डिस्टेंसिंग क्या बता रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग के दूरी बना के रखो। अब इसका चेहरा देखो, कितनी उदास है बेचारी। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जब पालन किया जाता है तो गुलाम के नियमों का पालन नहीं हो सकता। अब ये गुलाम का नियम क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, और बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो बात करते हैं चेन्नई की।
तो चेन्नई है, ठीक है। तो चेन्नई दक्षिण भारत के अंदर है और चेन्नई की जो मूल वहाँ की भाषा ऑफिशियल है वो है तमिल, और वो जो किताबें जो छापती है, जो अंदेशात्मक मीडिया जो छापती है, उसकी मूल भाषा होती है अंग्रेजी में। किसमें होती है? अंग्रेजी में। और हमारी अंग्रेजी माशाअल्लाह, यदि वो बुक्स हम ले आए अंग्रेजी के अंदर तो शायद हम समझ नहीं पाएंगे। तो अंग्रेजी हमें आती नहीं है, अगर यदि अंग्रेजी आती तो आप लोग ITI थोड़ी करते, आप तो IIT करते। खैर छोड़ो, अंग्रेजी तो आप लोगों को लगभग सॉरी अंग्रेजी कई लोगों को तो 8 बजे के बाद आती है। कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद। वो समझ गए होगे आप लोग, वो भी थोड़ी देर के लिए बोलनी आती है, समझ में फिर भी नहीं आती, ध्यान रखना आप लोगों को। जब बात की जाए इस किताब की अंग्रेजी प्रकाशन को कन्वर्ट करने की हिंदी में, तो कुछ शब्द ऐसे निकल के आए जो अंग्रेजी में सरल थे और इंग्लिश में मुश्किल हो गए। मतलब यह है कि जब अंग्रेजी की किताबों को अनुवाद शुद्ध हिंदी में किया गया तो हिंदी की भी हिंदी हो गई, और जब हिंदी की हिंदी हुई तो आपके लिए एक नई भाषा बढ़ गई। कौन सी भाषा? निम्नी भाषा। इस वजह से मेरे बोले वाले विद्यार्थियों के लिए एक पंचम भाषा का निर्माण हो गया, जिसे आप निम्नी भाषा के नाम से जानते हैं। तो शायद अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आपने क्या कर रखा है, और निम्मी कोई भाषा नहीं है, ये वो संस्थान है जो आपकी किताबों का निर्धारण करता है और उन्हीं के माध्यम से आप लोग पढ़ते हो। तो अब हम बात करेंगे आपके ट्रेड के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि आपकी ट्रेड है ITI इलेक्ट्रीशियन, और इलेक्ट्रीशियन वह व्यक्ति है जिसको इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत संबंधित कार्य का ज्ञान होता है। तो आपने एक स्पेसिफाइड ट्रेड में 2 साल की ट्रेनिंग ली है, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया गया है कि आपने क्या क्या कार्य करने हैं, आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान है। तो इलेक्ट्रीशियन के क्या कार्य हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है शायद आपको, लेकिन फिर भी कुछ चित्रों के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन के बहुत सारे काम दिखाए गए हैं। सबसे पहले यदि इस डायग्राम को देखो, आप इस डायग्राम को यदि देखोगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रीशियन वह व्यक्ति है जिसे विभिन्न प्रकार के औजारों का ज्ञान है। प्लास है, पेचकस है, ये किस चीज के औजार हैं, ये कहाँ काम आते हैं, इनसे क्या कार्य हो सकते हैं, इसका ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। अब सभी लोगों को तो इनके बारे में पता नहीं है। अब आप यदि आपसे एक सामान्य रूप से पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रीशियन के सामान्य 3 औजार जो हमेशा उसके पास होने चाहिए, जो उसकी पहचान कहलाते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो क्या आप बता सकते हो वो कौन से हैं? तो मेरे ख्याल से सभी बता पाएंगे। एक कॉम्बिनेशन प्लायर जिसे आप प्लास कहते हो, एक स्क्रू ड्राइवर जिसे आप पेचकस कहते हो, और एक फेज टेस्टर जिसे सामान्य आप टेस्टर भी कहते हो। ये 3 इलेक्ट्रीशियन के प्रमुख औजार हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसके अलावा यदि इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखो कितनी सारी फील्ड है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं। अब राजस्थान में या कहीं भी कोई वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हो तो एक नाम सबके मुंह पे होता है, बिजली बोर्ड। अब ये बिजली बोर्ड का वर्कर है, खंभों पे चढ़ के काम करना। ठीक है, आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगना, और आसान नहीं है लगने के बाद भी काम करना, क्योंकि आप लोगों ने ITI की है। ये बात मैं बहुत बार पहले दोहरा चुका हूं, IIT नहीं की है। ITI वालों को सिर्फ और सिर्फ वर्किंग टेबल पर काम नहीं मिलता, इनको फील्ड में बाहर जाके भी काम करना पड़ता है। गर्मी के अंदर लाइट चली गई है, बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो इस खंबे का टेम्परेचर 60-70 डिग्री हो सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपकी फील्ड ओवरहेड टावरों के अंदर पारेषण जिसे आप ट्रांसमिशन कहते हो, वहां भी आपको जॉब मिल सकती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब है तो ये ट्रांसमिशन की जॉब है, यहाँ मिल जाएगी। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ये पारेषण में भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में उत्पादन केंद्रों पर भी इस्तेमाल होता है, तो आपको इसकी भी नॉलेज पता होनी चाहिए। उसके बाद मीटर है, मल्टीमीटर है, बहुत सारे मीटर हैं, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इन सब चीजों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, हाँ मोटर, हमारे घर में या हर जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक बहुत ही बढ़िया यांत्रिक मशीन, मोटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें कहाँ किस जगह ग्रीस होता है, अब सारे आदमी को थोड़ी पता है ग्रीस कहाँ होता है। ठीक है, पता है उनको भी। ठीक है, लेकिन आपको इसमें खोलना आना चाहिए, बंद करना आना चाहिए, स्पेसिफाई तरीके से हर एक पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब ज्ञान रखने वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रीशियन। और इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड होती है इलेक्ट्रिकल। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इलेक्ट्रीशियन, जो कि आप सब हो। अब मैंने पहले भी कहा आपको ज्ञान है या नहीं है, तो देखो आपको ही पता है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आपने 2 साल तक मेहनत की है, कड़ी मेहनत, इतनी मेहनत की है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो क्या है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है, इसे हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लिखने को तो, लेकिन विस्तार से यदि इसको पढ़ा जाए तो सारा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स इसके अंदर समाई हुई है।
ठीक है। तो हम सामान्य रूप से एक बार नॉर्मली इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं क्या है ऊर्जा। तो बोर्ड पे आपको नजर आएगा कि डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ एनर्जी के ऊर्जा के बहुत रूप होते हैं। ठीक है, सीधे शब्दों में बात किया जाए तो ऊर्जा कार्य को करने की क्षमता, ठीक है, कार्य जिससे हमारे कार्य संपादित होते हैं। मैं बोल रहा हूं किस वजह से, क्योंकि मेरे शरीर में क्या है, ऊर्जा। आप बैठे हो, स्क्रीन को, मोबाइल को देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास ऊर्जा विद्यमान है। अब ये ऊर्जा कितने प्रकार की है, कैसी है, कहां से आती है, तो इसे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखो बोर्ड पे भी, तो काफी तरह की ऊर्जाएं यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। एक लैंप दिया गया, वो कौन सी ऊर्जा पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। लकड़ियां जलाएंगे तो कौन सी ऊर्जा मिलती है? ऊष्मीय या हीट एनर्जी मिलती है। किसी झूले को यदि चलाया जाए, ऊपर से वो नीचे आ रहा है, तो वो कौन सी है? वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। गाड़ियों के अंदर तेल, डीजल, पेट्रोल जो भी डला, उसकी वजह से गाड़ी चली, तो वो कौन सी एनर्जी थी? केमिकल। गाड़ी का चलना कन्वर्ट होगी मैकेनिकल में। फिर एटॉमिक एनर्जी आगे बताएंगे इसके बारे में। और कोई चीज चल रही है, बस चल रही है, कार चल रही है, साइकिल चल रही है, तो उसके चलने को कौन सी एनर्जी के नाम से जानते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। तो ऊर्जा बहुत प्रकार की है, बहुत रूपों में पाई जाती है, और इनका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो संसाधन, जो मशीनें जिस ऊर्जा को ग्रहण करती है, उसे दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करती है, और इस ऊर्जा रूपांतरण को हम समझ सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो हम अब करेंगे या समझेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, कि किस प्रकार ऊर्जाओं को संरक्षित किया जा सकता है, या किस प्रकार हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम की। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आपके पास यदि कोई एक ऊर्जा है तो आपने उसे उत्पन्न नहीं किया है, और ना ही आपके पास जो ऊर्जा है आप उसे नष्ट कर सकते हो। इसे केवल एक से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। इसको सिर्फ चेंज किया जा सकता है, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में। उसका उदाहरण बोर्ड पे दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास एक रासायनिक सेल है और उसे टॉर्च में डालते हैं, तो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा थी, और वो कन्वर्ट होगी किसमें? प्रकाश, यानी कि लाइट एनर्जी के अंदर। उसके बाद में एक केमिकल एनर्जी थी फ्यूल के अंदर, पेट्रोल, डीजल के अंदर, वो हमने जब गाड़ी में डाला तो वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद हमने खाना खाया, और उसके बाद हमने साइकिल चलाई, दौड़े, भागे, या जो भी किया, पढ़ाई की, देखते हैं। तो केमिकल एनर्जी, हमने खाना खाया, रसायन में तब्दील हुए, और हमारे शरीर ने एक एनर्जी बनाई, हमारे अंग काम करने लगे, हमारी उंगलियां हिलने लगी, हमारे घुटने चलने लगे, हमारी गर्दन घूमने लगी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने केमिकल को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल में, केमिकल को कन्वर्ट कर दिया लाइट में, केमिकल को कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर एक वैद्युतिक ऊर्जा भी थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी में। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट सकते हैं हीट एनर्जी में, माइक्रोवेव ओवन, हीट एनर्जी, या आपका जो हीटर है। उसके बाद में लाइट सूरज से मिलती है, तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? केमिकल में। तो ध्यान से देखा जाएगा तो पूरा का पूरा ये एक साइकिल है, ये पूरा का पूरा एक साइकिल है कि ऊर्जा यहां से चली, कन्वर्ट होती गई, होती गई, होती गई, लेकिन कहीं भी ये उत्पन्न नहीं हुई और ना ही कहीं नष्ट हुई। अर्थात ये एक चक्रीय क्रम में इसी प्रकार से चलती रहती है। अब इस ऊर्जा को यदि और अच्छी तरह से आप समझना चाहते हो, तो इसका एक छोटा सा उदाहरण हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ले लेते हैं। आप सभी की ट्रेड इलेक्ट्रिकल है, तो आपको पता होगा विद्युत कैसे बनती, कहां बनती है। तो विद्युत बनाना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे बीज आते हैं, ये आपको खाद वाली दुकानों पे मिल जाते हैं, उनको जमीन में लगाओ, और धीरे धीरे छोटे छोटे टावर निकलते हैं। टावर धीरे 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 बड़े होने लगते हैं, फिर उनसे क्या निकलती है? तारे। और तारे जब टावर पूरे बड़े हो जाते हैं, फिर उनसे इंसुलेटर लगते हैं, फिर उनके नीचे और तारे लगने लगती है, फिर विद्युत बनने लगती है। ऐसे ही बनती है ना, विद्युत ऐसे नहीं बनती। इस प्रकार तो फसलें होती है, अन्न उगाया जाता है, ना कि विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा है, ऊर्जा को उगाया नहीं जा सकता, इसे एक दूसरी ऊर्जा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब वो रूपांतरण क्या है, तो ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखते हैं इसको। बादल कैसे बनते हैं, तो ये सभी को पता होगा कि सूरज जो है वो एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है पृथ्वी को, कौन सी? हीट, ऊष्मीय ऊर्जा। उस ऊष्मीय ऊर्जा को जब ग्रहण किया पानी ने, जल ने, तो वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में। किसमें? स्टीम में। पानी पड़ा था, पड़ी चीज के अंदर भी ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पड़े हुए पानी पर जब सूरज की हीट यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा गिरी, तो पोटेंशियल एनर्जी ने कन्वर्ट, जो पोटेंशियल एनर्जी जल की थी वो वाष्प में तब्दील होकर उड़ने लगी, तो पोटेंशियल कन्वर्ट होगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अब ये काइनेटिक एनर्जी अर्थात वाष्प के वो कण ऊपर जाके एक जगह इकट्ठे हुए बादल के रूप में,
इसके रूप में, बादल के रूप में, तो वापस इकट्ठे हो गए एक ही जगह पर, फिर से पोटेंशियल एनर्जी। फिर चली हवा, हवा ने बादलों को चलाया, अर्थात हवा के पास भी कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। हवा ने चला दिया किसको? बादलों को, बादलों में भी काइनेटिक एनर्जी आई। फिर एक बादल जा रहा था, रास्ते में दूसरा बादल आया, दोनों आपस में टकराए और जो उनके अंदर पानी भरा था वाष्प के रूप में, वो बरसने लगा, अर्थात जो स्थिर पानी था वो चलने लगा, पानी बहने लगा नीचे। पानी जब बहने लगा, पहले पोटेंशियल के रूप में पड़ा पानी था, अब पानी चलने लगा, चलते हुए पानी में कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब ये काइनेटिक एनर्जी हमने बांध बना के उस पानी को क्या कर लिया? रोक लिया। रोका तो फिर पानी में कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। अब वो बांध के जब गेट खोले तो पानी को फिर से हमने चलाया, और पानी जब चला तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब वो चलता हुआ पानी हमने बड़े सारे पहिए अर्थात टरबाइन पे गिराया, तो टरबाइन क्या होने लगी? घूमने लगी। और जब टरबाइन घूमी तो कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक कन्वर्ट हो गई किसमें? मैकेनिकल। ये मैकेनिकल एनर्जी हमने प्रदान की किसको? अल्टरनेटर को, जनरेटर को। वो घूमा और उसने हमें कौन सी एनर्जी दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल। जहां से शुरू हुए पड़े हुए पानी से इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक हमने कहीं भी किसी चीज का निर्माण नहीं किया, एक ऊर्जा को दूसरी में क्या किया? रूपांतरण। अभी रुकेंगे नहीं, अभी आगे और चलेंगे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर पे आई, ठीक है, और उसको हमने दे दिया हीटर को। हीटर ने कौन सी एनर्जी दी? हीट, ऊष्मीय ऊर्जा। उस ऊष्मीय ऊर्जा ने वातावरण के तापमान को बढ़ा दिया, मान लेते हैं छोटा सा योगदान दिया, और इसी प्रकार तापमान बढ़ता गया और आग लग गई। हीट बढ़ती गई तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ता गया। आपने एक हीटर चलाया, मैंने चलाया, पूरी दुनिया ने एक साथ हीटर चला दिए, तापमान बढ़ा। जंगलों में आग लगी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़े दिन पहले, ठीक है। इस प्रकार से आग लगी, जो लकड़ी वगैरह थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें? कोयले में। अब कोयले के पास भी एक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब उस कोयले को हमने इकट्ठा करके पावर प्लांट में लेके आए, वहां उसको जलाया, जलाने से कौन सी ऊर्जा निकली? कौन सी एनर्जी निकली? हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी से पानी को बॉयल किया, स्टीम में कन्वर्ट किया, स्टीम को टरबाइन पे गिराया, टरबाइन घूमी, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी फिर से हमने प्रदान की किसको? अल्टरनेटर को। अब अल्टरनेटर घुमा, उसने हमने कौन सी ऊर्जा दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी घूम के वापस हमारे घर पे आई, फिर से हमारे घर पे आई। अब की बार हमने बड़े बड़े पंखे चला दिए, बड़े बड़े पंखे चलाए, हवा चली, कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी। अब ये पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हमने बाहर पवन चक्कियों को चलाने में कर लिया। हवा नेचुरली भी चलती है, हम भी चला सकते हैं, ठीक है ना। अब वो पवन ऊर्जा से पवन चक्कियां चली तो उनके साथ भी हमने टरबाइन लगा रखी थी, मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन के साथ में अल्टरनेटर लगा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लगातार ये क्रम क्या हो रहा है? अभी चलता ही जा रहा है। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये था ऊर्जा के बारे में एक छोटी सी बात, कि ना तो कभी उत्पन्न हुई है और ना ही कभी ये नष्ट। इसे केवल एक से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं, और इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहां तक बात थी विद्युत ऊर्जा की, और ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जाता है यह आपको बताया गया है। एक छोटा सा स्लोगन है कि विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। इस चीज को यदि आपने समझना है तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम आपके बहुत ही काम आएगा। हमारे भारत के अंदर नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट आपके कोयले से उत्पादन होना, जिसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, उनसे हो रहा है, ठीक है। अब उस कोयले को बचाना ही विद्युत का उत्पादन है। कैसे? तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि यदि आपको जरूरत नहीं है पंखों की, ट्यूबलाइट की, आप बटन बंद करते हो, विद्युत का उपभोग नहीं करते हो, तो आपने तो अपने बिल में कटौती की है, और साथ में थर्मल में उत्पादन केंद्र में 1, 2, 5 किलो कोयले को क्या कर दिया? बचा दिया। ये बचा हुआ कोयला आज नहीं तो हम कल इस्तेमाल कर लेंगे। इसी प्रकार हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास के बारे में आता है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री हर चीज की है, हमारी भी हिस्ट्री है। कहा जाता था कि इंसान जो है आज इस रूप में है, पहले कभी किसी और रूप में था, यानी कि पहले इंसान बंदर था, ठीक है, और आज इस रूप में आ गया। अब पहले इंसान बंदर था, कई आज भी बंदर ही हैं, ठीक है ना, और कुछ सुधर गए हैं तो वो इंसान बन गए, लेकिन हम बंदर थे, इसके अवशेष आज भी हैं, आप ढूंढ सकते हो। बंदरों की पूंछ होती थी, हमारी पूंछ नहीं है, पूंछ लुप्त हो गई है, लेकिन अवशेष जरूर है, चेक कर लेना। अब बात करेंगे हम विद्युत के इतिहास के बारे में। तो हर चीज का इतिहास है, मानव इतिहास भी है, ठीक है। उसी प्रकार विद्युत का भी एक इतिहास है, जिसकी शुरुआत हुई थी आज से लगभग 600 ईसा पूर्व। कई किताबों में 550 ईसा पूर्व है, कईयों में 600 ईसा पूर्व है, कई किताबों में 2500 वर्ष पूर्व है। अब ये समय को मापने की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग किया गया। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। तो लगभग बात है ये 600 ईसा पूर्व की,
600 ईसा पूर्व मतलब भगवान ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है, या आधुनिक समय में बात करें तो लगभग 2550 वर्ष, या कह सकते हो कि 2500 वर्ष पूर्व की बात है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। कहां का रहने वाला था? तो थेल्स रहने वाला था यूनान का। कहां का? यूनान। यूनान वो देश है जो मशहूर है पूरी दुनिया को दिए गए अपने एक आयोजन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं ओलंपिक। क्या बोलते हैं? ओलंपिक। ओलंपिक के बारे में बहुत सारे आपके जीके के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाता रहूंगा आपको। तो बात थी कितनी पुरानी? लगभग 600 ईसा पूर्व, या सन में देखा जाए तो 2500 साढ़े 2500 साल पहले की बात है। यूनान का रहने वाला एक वैज्ञानिक जिसका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, ये था इसका पूरा नाम, थेल्स ऑफ मिलेटस। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग किया। प्रयोग बहुत ही सरल था। ये प्रयोग आप लोगों ने भी किया है। वो प्रयोग आपने क्या किया पहले वो बता देता हूं। स्कूल टाइम के अंदर स्केल आता था नटराज का, उसको अपने बालों से रगड़कर आपने कागज के टुकड़े आकर्षित किए होंगे, ठीक है ना। जैसे स्केल को बालों के साथ घर्षण किया तो उसने कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। ये चीज आपने अपने सीनियर से सीखी, अपने जूनियरों को सिखाने का प्रयास किया और आगे से आगे चल पड़े, बड़े खुश हुए जैसे ये खोज आपने की थी। तो ये खोज आपने नहीं की। ये खोज सबसे पहले करने वाला व्यक्ति कौन था? वो थेल्स था। इसकी कोई तस्वीर हमारे पास नहीं है। पहले मूर्तियां बनती थी। अब 2500 वर्ष पूर्व कौन से कैमरे होते थे? वो तो आज है, स्मार्टफोन आए हैं, ये तो तब की बात है। तो ये एक इमेज मिल जाएगी हमें, गूगल पे ढूंढोगे तो आपको भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि कहरवा नामक पदार्थ की छड़, जो ओरिजिनल में है वो लिखा हुआ है एम्बर। क्या लिखा है? एम्बर। अब ये एम्बर एक गोंद जैसा पदार्थ है, पेड़ों से मिलता है, गोंद को ही कह सकते हो आप, ठीक है। उस एम्बर के छड़ को उसने कई किताबों में लिखा है कि इस कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के साथ घर्षणरत किया। कई लिखते हैं कि एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ, कई लिखते हैं भेड़िए की खाल के साथ। तो वो जो भी किया, दो पदार्थ लिए, एक कपड़ा नुमा था, हम रेशम मान लेते हैं, एक छड़ नुमा था जिसे हम कहरवा या एम्बर की छड़ कह देते हैं। तो उसने किया क्या? रेशम के साथ में कहरवा या एम्बर की छड़ को घर्षणरत किया, और घर्षणरत होने के बाद में छड़ से कागज के टुकड़े क्या कर लिए? आकर्षित कर लिए। आप चित्र में देख सकते हो कि ये वो छड़ है जिसको इस कपड़े के साथ में, कपड़ा कौन सा था? ये रेशम का कपड़ा था। तो रेशम के कपड़े के साथ में जब इस छड़ को रगड़ा गया, और रगड़ने के पश्चात जब छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के समीप लाया गया, तो ये कागज के टुकड़े आप गौर करोगे तो नजर आएगा कि छड़ से क्या हो गए हैं? चिपक गए हैं। ये देखो, ठीक है। तो ये पहला प्रभाव था विद्युत का, और नामांकन दिया गया थेल्स द्वारा इस प्रभाव को विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत शब्द का जनक जिसे कहा जाता है वो कौन है? वो थेल्स है। कहां का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। किया क्या था? एक छड़ को रेशम के साथ, या छड़ को बिल्ली की खाल के साथ, कहरवा की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ, एम्बर की छड़ को रेशम के साथ घर्षणरत करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की, और यहां से विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई। और यह उत्पत्ति कारक कौन था? थेल्स था। समझ गए होंगे शायद आप लोग। तो सबसे पहले विद्युत शब्द का नाम देने वाला व्यक्ति था थेल्स। तो ये चीज है, और यहां से विद्युत की शुरुआत हुई जो आगे से आगे चलती रही, और फिर चल चल के आप तक पहुंची। आपने क्या लिया? नटराज का फुट्टा, बाड़ों से घर्षणरत किया और कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लिया। तो ये आपने अपना सिद्धांत, लेकिन ये दोहराई गई परंपरा है। शुरुआत थेल्स ने की, उसने अपने बच्चों को बताया, उसके बच्चे जब बड़े हुए उन्होंने आगे बताया, ऐसे कर करके वो बात धीरे धीरे भारत तक पहुंच गई। भारत तक पहुंचते पहुंचते वो आपके क्षेत्र में पहुंची, और फिर आपके स्कूल में पहुंची, और फिर आपको भी पता लग गया। तो छोटी सी बात थी, उसको हमें दोबारा पढ़ना पड़ा। कहाँ बचपन में एक्सपेरिमेंट किया, और अब आप लोग बुढ़ापे में आ गए हो, तब जाके इसको फिर से पढ़ना पड़ गया, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो ये था विद्युत का एक छोटा सा इतिहास, केवल शुरू हुआ है, अभी आगे और देखना है, ठीक है। अब जब थेल्स से पूछा गया, बता भी ये आकर्षित क्यों हो गए, तो थेल्स के हाथ खड़े थे, वो कहता मुझे नहीं पता, मैं पास में ही खड़ा था जैसे उसके, ठीक है। तो कहने का मतलब विज्ञान ने उस समय इतनी तरक्की नहीं की थी, थेल्स नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने कुछ किया और मशहूर हुआ, ठीक है। फिर जब समय बीता, आगे चले, तो फिर हमें पता लगा ऐसा क्यों हुआ। तो वास्तव में ये कारण क्या था, तो वो कारण भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, बताता हूं मैं आपको। तो कारण ये था कि जैसे ही छड़ को कपड़े के साथ घर्षणरत किया गया, देख लीजिए,
छड़ को रेशम के साथ घर्षण, अब रेशम तो नहीं है, आज से करना बताना पड़ेगा अब क्या इलाज है। छड़ को रेशम के साथ जब घर्षणरत किया गया तो हीट जनरेट हुई। क्या जनरेट हुई? हीट। हाथों को जब आपस में रगड़ते हो तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, सेम उसी प्रकार से हीट जनरेट हुई। और उस हीट जनरेट के कारण आधुनिक समय में ये बात पता लगी हमें, तब की बात नहीं है, मैं अभी की बात बता रहा हूं, थोड़े समय पहले की। तो हीट जनरेट हुई, उस हीट जनरेट से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्या ट्रांसफर हुए? इलेक्ट्रॉन। आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और तब जाके ये प्रक्रिया संपादित हुई। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन शब्द आने में बहुत टाइम लगा था, उससे पहले भी कुछ और शब्द आए थे, और उस शब्दों को समझने के लिए मैं थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा इतिहास में। तो और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है उसको नाम दिया गया है फ्लूइड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? फ्लूइड थ्योरी। तो थेल्स के बाद भी और बहुत से लोगों ने, बहुत से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए और दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि देखो इस प्रकार से भी कागज के टुकड़े आकर्षित किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोई मतलब नहीं था, खेल सा था, एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता गया। तो यहां तक था थेल्स द्वारा दिया गया एक छोटा सा सिद्धांत, एक फॉर्मूला, और नामकरण कर दिया था उसने किसका? विद्युत का। ये जो विद्युत थी, इस विद्युत को कहा गया स्थिर विद्युत। क्या नाम दिया गया? स्थिर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्थिर रहती थी, छड़ वाली विद्युत है वो छड़ में रहती थी, वो दूसरी छड़ में ट्रांसफर नहीं की जाती थी। मतलब इस छड़ के पास में कोई दूसरी छड़ इस प्रकार से टच करवाते तो ये छड़ तो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेती, लेकिन दूसरी छड़ नहीं कर पाती, क्योंकि चल नहीं पाती थी, जिसमें थी उसी में रहती थी, और इसको उत्पन्न करने का तरीका भी घर्षण ही था। तो ज्यादा कोई उपयोग था नहीं। आगे चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलती है कौन सी थ्योरी? फ्लूइड थ्योरी। अब फ्लूइड थ्योरी क्या चीज है? वो थेल्स के सिद्धांत को थोड़ा और इंप्रूव करती है। तो देखते हैं। तो इस फ्लूइड थ्योरी की शुरुआत तो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सन 1747 के अंदर उसने फ्लूइड थ्योरी के बारे में बताया। लेकिन उसने जो फ्लूइड थ्योरी बताई थी वो थी एकल फ्लूइड थ्योरी। अब ये फ्लूइड क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी मैं। और फिर उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया, नाम था रॉबर्ट साइमर, और उसने 1759 के अंदर, ठीक है, हमें बताया दो फ्लूइड थ्योरी के बारे में। तो फ्लूइड थ्योरी जो थी एक समय के अंदर प्रचलन में थी, लेकिन आज वो प्रचलन में नहीं है, क्योंकि उस समय के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन शब्द हमारे पास नहीं था। अब जब फ्लूइड थ्योरी मिली तो ये फ्लूइड थ्योरी क्या कहती थी तो वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले, किसकी खोज से? इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले फ्लूइड थ्योरी प्रचलन में थी। इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में एक फ्लूइड पाया जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या साइमर ने बताया था कि यदि आपके पास कोई भी पदार्थ है, चाहे वो एक कपड़ा है या कोई एक छड़ है, इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको नाम दिया गया फ्लूइड। क्या नाम दिया गया इनको? फ्लूइड नाम दिया गया। तो हर एक पदार्थ के अंदर कहते थे क्या पाया गया है? एक फ्लूइड पाया जाता है। अब ये फ्लूइड एक नाम था, आप इसको तरल कह सकते हो, लिक्विड कह सकते हो, छिपकली, अंडा, बिल्ली, मकोड़ा, कुछ मर्जी नाम दे सकते थे, लेकिन नाम मिला क्या? फ्लूइड। तो सब पदार्थों में ये फ्लूइड पाया जाता है। अब जब पदार्थों को आपस में घर्षणरत करते हैं, जब पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, घर्षणरत किया जाता है, तो क्या बोला फ्रैंकलिन और साइमन ने कि फ्लूइड जो है वो एक पदार्थ से निकलकर दूसरे में चला जाता है। वो इससे निकलकर इसमें जा सकता है, क्या इससे निकलकर इसमें भी आ सकता है। तो फ्लूइड का आदान प्रदान होता है जब पदार्थों को आपस में क्या करते हैं? घर्षणरत करते हैं। और जब घर्षणरत करने के पश्चात में फ्लूइड का आदान प्रदान हुआ तो किसी एक पदार्थ में तो फ्लूइड बढ़ गया और किसी एक पदार्थ में फ्लूइड घट गया। ये फ्लूइड की वृद्धि और फ्लूइड की कमी होना ही विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करती थी उस दौर के अंदर। तो ये क्या था, इसको हम और आगे अच्छी तरह से इन डायग्रामों के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने दो डायग्राम है, पहले इस डायग्राम पे गौर करेंगे। तो देखिए इस चित्र को ध्यान से। अब इसके अंदर एम्बर, जिसे हम कहरवा कहते हैं, पदार्थ लिया, और क्लॉथ यानी कि कपड़ा रेशम का लिया, और एक कंडीशन दी गई है छोटी सी। तो ध्यान से देखो, इस एम्बर के अंदर दो पॉजिटिव फ्लूइड थे और दो ही क्या थे? नेगेटिव फ्लूइड। और नॉर्मल कंडीशन के अंदर नेट फ्लूइड यानी कि टोटल फ्लूइड का मान क्या हो गया? 0। अब वही बात है कि आपके पास 2 रुपए पड़े हैं, ठीक है, और एक मांगने वाला आ गया, उसको आपने 2 रुपए देने हैं, तो आपके पास क्या बचा? ठीक है, तो सेम वही बात है। तो यहां पर 2 फ्लूइड प्लस के थे, 2 फ्लूइड माइनस के थे, किसके पास? एम्बर के पास, और 3 फ्लूइड ये मान्य हुए हैं। इतने हैं ये जरूरी नहीं होते, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है।
कपड़े के पास 3 पॉजिटिव फ्लूइड थे और 3 ही क्या थे, नेगेटिव फ्लूइड, और सामान्य स्थिति के अंदर उसके फ्लूइड का मान क्या था, अभी 0 था, यानी कि कोई फ्लूइड उसके अंदर विद्यमान नहीं होता था, वो विद्युत का प्रभाव नहीं दिखाता। जैसे कि वो नटराज का फुट्टा सीधा बिना घर्षण के यदि कागज के टुकड़ों के पास लेके जाए तो कागज के टुकड़े आकर्षित नहीं होते। अब क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या करवाया, अभी घर्षण। जब दोनों पदार्थों के बीच में घर्षण करवाया गया तो फ्लूइड का आदान प्रदान हुआ। कपड़े से फ्लूइड हो सकता है इसमें आया, छड़ से फ्लूइड हो सकता है कपड़े में चला गया। तो हमने एक कंडीशन ली है, देख लेते हैं क्या हुआ। तो हुआ क्या कि कपड़े से फ्लूइड निकलकर, देखो कपड़े के पास पॉजिटिव फ्लूइड 3 थे, ये देखो नेगेटिव फ्लूइड 3 थे, लेकिन इस कंडीशन में नेगेटिव फ्लूइड कितना रह गया, 1। इसका मतलब कपड़े से नेगेटिव फ्लूइड निकलकर किस में चला गया, कपड़े से जो नेगेटिव फ्लूइड है वो निकलकर किस में चला गया, एम्बर के अंदर चला गया, छड़ में चला गया, ये कह सकते हैं हम। अब छड़ के पास 2 तो पॉजिटिव फ्लूइड थे, यहां भी 2 है और वहां भी 2 है, लेकिन नेगेटिव फ्लूइड जो पहले 2 थे, अब इधर से 2 आने के पश्चात में, इधर से नेगेटिव फ्लूइड कितने आए, 2 आने के पश्चात में नेगेटिव फ्लूइड की संख्या बढ़कर कितनी होगी, 4, और नेट फ्लूइड बचा क्या, -2। तो इसके पास जो टोटल फ्लूइड बचा इस बार, वो बचा -2 फ्लूइड, ठीक है। अब इसके बाद में जो जो कपड़ा था उसने अपने फ्लूइड दे दिए, तो इसके पास में क्या बच गया, नेट प्लस के 2 बच गए। क्यों, माइनस की कमी, तो प्लस के 3 थे ही, माइनस का 1 रह गया, तो प्लस के कितने बच गए, 2। तो एक चीज के पास नेगेटिव फ्लूइड रह गया और एक चीज के पास पॉजिटिव, जिसको आधुनिक समय में हम बोलते हैं चार्ज। एक के पास -2 रह गया, एक के पास प्लस का फ्लूइड 2 रह गया, और आधुनिक समय में इन फ्लूइड को फ्लूइड न कह के हम किस नाम से जानते हैं, हम चार्ज के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब है छड़ जो है वो नेगेटिव चार्ज होगी, कपड़ा जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जब नेगेटिव चार्ज वाली छड़ को, जो छड़ थी वो कौन सा चार्ज रख रही थी, नेगेटिव चार्ज रख रही थी, और उनको उन कागज के टुकड़ों के पास लेके गए जो कौन सा चार्ज रख रहे थे, पॉजिटिव चार्ज रख रहे थे। जैसे लेके गए तो कूलाम का नियम, थोड़ी देर पहले बताया, कूलाम का नियम, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव असमान आवेशों में क्या हुआ, आकर्षण, और ये सारे के सारे जो कागज के टुकड़े थे वो छड़ से चिपक गए। तो पकड़ो इसमें झूठ क्या है, क्या पकड़ पाओगे, चलो मैं बताता हूं। सारे के सारे कागज के टुकड़े छड़ से नहीं चिपकते, कुछ चिपकते हैं, प्रैक्टिकल दोबारा कर लेना, ठीक है। सारे के सारे क्यों नहीं चिपके, क्योंकि कागज के को जब टुकड़ों में बांटा गया तो कागज को फाड़ा गया, फाड़ने पर कागज के रेशों के मध्य क्या हुआ, घर्षण। तो एक टुकड़े ने किसी को फ्लूइड दे दिया, किसी ने फ्लूइड ले लिया, तो सामान्य रूप से तो पहले कागज के हर हिस्से में फ्लूइड बराबर था, अब जब टुकड़ों के रूप में बांटा तो क्या टुकड़े सारे समान बांटे गए थे, नहीं, कोई बड़ा हो गया और कोई छोटा, तो किसी में फ्लूइड ज्यादा रह गया और किसी में कम रह गया। अब फ्लूइड थ्योरी क्या कहती थी, जिसके पास फ्लूइड बढ़ता है, फ्लूइड थ्योरी कहती थी जब फ्लूइड बढ़ता है, जब फ्लूइड बढ़ता है तो जो पदार्थ है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्लूइड का मान बढ़ने पे पदार्थ का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और जब ये फ्लूइड घटता है, जब ये फ्लूइड घटता है तो पदार्थ पे चार्ज होता है कौन सा, नेगेटिव। तो 2 प्रकार के चार्ज या आवेश हमें प्राप्त हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब ये पॉजिटिव नेगेटिव जब असमान है और इन 2 चीजों को पास पास लाते हैं तब होता है अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। और यही आकर्षण का सिद्धांत जब लागू किया गया थेल्स की थ्योरी पर, बेंजामिन फ्रैंकलिन की थ्योरी पर, तो पता चला कि छड़ से कागज के टुकड़े क्यों चिपके, और शायद आप लोगों को भी अब पता चल चुका है। तो ये थी फ्लूइड थ्योरी। एक बार फिर से मैं बोल के आपको सुना देता हूं ताकि आप लोग अपने नोट्स में नोट्स करना, एक बार फिर से मैं फ्लूइड थ्योरी को दोहरा देता हूं ताकि आप लोग इसे अपने नोट्स में लिख सको। तो इलेक्ट्रॉन की खोज से पूर्व यह थ्योरी प्रचलन में थी, और इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव फ्लूइड और एक नेगेटिव फ्लूइड। न्यूट्रल पदार्थ, सामान्य अवस्था के अंदर दोनों पदार्थों में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लूइड की संख्या का मान बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। ये भी हमने देखा था। अब दोनों फ्लूइड जब बराबर होते हैं तो कहते हैं उस पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, और जब पदार्थों को घर्षणरत किया जाता है तो एक से दूसरे पदार्थ में फ्लूइड चला जाता है, और जब फ्लूइड जाता है तो किसी के पास फ्लूइड
बढ़ता है तो किसी के पास फ्लूइड घटता है। जिसके पास फ्लूइड बढ़ता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके पास फ्लूइड घटता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार फ्लूइड की कमी और फ्लूइड की अधिकता वाले पदार्थों को जब पास पास लाया गया तो उनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हुआ। ये बात हमें आगे चल के चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम ने अपने कुलाम के नियम में बताई, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक आपकी फ्लूइड थ्योरी काम करती है। और फ्लूइड थ्योरी का जो जनक है वो माना गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो फ्लूइड थ्योरी का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को माना गया। और फ्रैंकलिन ने फ्लूइड थ्योरी की जो खोज किया, इसका सिद्धांत दिया, वो दिया सन 1747 में। और बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दी गई फ्लूइड थ्योरी थी एकल फ्लूइड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एकल फ्लूइड, यानी वो कहता था एक ही फ्लूइड है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता उसको शायद, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा विज्ञान ने उस दौर में इतनी तरक्की नहीं की, लेकिन जितनी भी की उससे में ये पता लगा। तो फ्लूइड थ्योरी का जनक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और साथ ही साथ में फ्लूइड थ्योरी ने साबित किया कि थेल्स की वो विद्युत किस प्रकार की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही माना जाता है स्थिर विद्युत का जनक। स्थिर विद्युत का जनक कौन है? भी बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को स्थिर विद्युत का जनक कहा गया है। आपकी कुछ किताबों में थेल्स को विद्युत का जनक कहा गया है। बिल्कुल सही बात है, विद्युत का जनक थेल्स है। विद्युत का जनक कौन है? थेल्स है। थेल्स द्वारा निर्मित की गई विद्युत स्थिर विद्युत ही थी, ठीक है, लेकिन सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को वास्तव में स्थिर विद्युत का जनक कहा गया है। तो यहां तक थी फ्लूइड थ्योरी, ठीक है। और फ्लूइड थ्योरी ने हमें एक विद्युत दी, उस विद्युत को हम किस नाम से जानते हैं? स्थिर विद्युत। तो इसके मतलब है कि एक विद्युत यदि स्थिर है तो कोई एक ऐसी विद्युत भी होगी जिसको हम कह सकें चल विद्युत, चलने वाली विद्युत। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्थिर व चल विद्युत से परिचय। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। तो स्थिर विद्युत वह विद्युत है जिसे सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसे तारों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता, अर्थात वायर के अंदर इसको चलाया नहीं जा सकता, जो विद्युत केवल आवेश के रूप में इकट्ठा होती है, केवल चार्ज के रूप में। यदि छड़ पॉजिटिव थी तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अगर कपड़ा नेगेटिव था तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। सिर्फ चार्ज के रूप में एकत्रित होने वाली विद्युत को किस नाम से जाना जाता है? स्थिर विद्युत के नाम से। और यह विद्युत उत्पन्न करने का तरीका था घर्षण। क्या तरीका था? घर्षण। तो स्थिर विद्युत क्या है? तारों में प्रवाहित नहीं की जा सकने वाली, उत्पन्न कैसे की जाएगी? घर्षण से। और यह सीधे शब्दों में आवेश है, चार्ज का संग्रह ही स्थिर विद्युत है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके उपयोग, तो स्थिर विद्युत का सामान्य रूप से ज्यादा कोई उपयोग नहीं है। छोटे मोटे रूप से हम इसके उपयोग को समझ सकते हैं, उपयोग तो नहीं कह सकते, एक प्रभाव इसके हम समझ सकते हैं। गुब्बारा जब घर्षण रद्द करके बालों के समीप लाते हैं तो बाल उससे चिपक जाना, यह स्थिर विद्युत का उदाहरण है। हाँ, आज के टाइम में आपने देखा होगा, बहुत बार आपके साथ ही हुआ होगा कि आप जब किसी धात्विक चीज को छूते हो तो एक पटाखा, एक स्पार्क सा होता है, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? ये स्थिर विद्युत की वजह से हुआ। कागज के टुकड़े पेंसिल से या फुट्टे के पास में चिपक जाना स्थिर विद्युत है। बादलों का जो आवेश संग्रह है, बादल के अंदर जो चार्ज है, जो लाइटनिंग, जो बिजली का चमकना आप देखते हो, वो भी कौन सी विद्युत का उदाहरण है? स्थिर विद्युत का। तो यहाँ वो सारे उपयोग बताए गए हैं आपको स्थिर विद्युत के, तो ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर स्थिर विद्युत का ज्यादा कोई उपयोग नहीं है। हमारे काम की विद्युत है कौन सी? चल विद्युत। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो लगा सकते हो आप चल विद्युत, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा बिल्कुल स्थिर विद्युत से उल्टी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं चल विद्युत के अंदर कि वह विद्युत जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सके, जिसे तारों में चलाया जा सके, उसे हम चल विद्युत कहते हैं। चलने वाली विद्युत चल विद्युत है। और इस विद्युत को आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से जाना जाता है। किसके प्रवाह से? इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में जानी जाने वाली विद्युत को किस नाम से जाना गया है? चल विद्युत या डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। अब स्थिर विद्युत का खोजकर्ता कौन है? स्थिर विद्युत का खोजकर्ता आप थेल्स कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिर विद्युत का खोजकर्ता या जनक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। और विद्युत का खोजकर्ता थेल्स है। लेकिन चल विद्युत की बात आती है तो ये भी शायद आपको पता, ये मौलिक चीजें हैं, आपको नॉर्मल से याद भी होनी चाहिए। तो चल विद्युत के खोजकर्ता के रूप में नाम लिया जाता है अलेसेंड्रो वोल्टा का।
किसका नाम लिया जाता है? अलेसेंड्रो वोल्टा का और माइकल फैराडे का। तो दो अलग अलग तरीकों से इन दो महान वैज्ञानिकों ने विद्युत को उत्पन्न किया। और कौन सी विद्युत को उत्पन्न किया? चल विद्युत को। एक उत्पन्न किया वोल्टा ने, दूसरे को उत्पन्न किया फैराडे ने। तो सबसे पहले रासायनिक सेल बनाने वाला वैज्ञानिक कौन था? वो था अलेसेंड्रो वोल्टा। और वोल्टा ने जब ये सेल बनाया तो वो समय था 1799 का, यानी कि लगभग 18वीं सदी में प्रवेश कर गए। 19वीं सदी में प्रवेश करने वाले थे, 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में। उसके बाद में आया माइकल फैराडे, और माइकल फैराडे ने एक विशेष सिद्धांत दिया, उसके द्वारा दी गई विद्युत भी चल विद्युत थी। तो ये जो सिद्धांत आपके सामने नजर आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे कहा जाता है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? माइकल फैराडे। तो यदि आपसे पूछ ले कि चल विद्युत के खोजकर्ता कौन है, तो आप नाम लिखोगे अलेसेंड्रो वोल्टा, क्योंकि माइकल फैराडे ने इसके बहुत समय बाद प्रदान किया। ये दोनों ही चीजें हमने आगे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी है। फैराडे ने सन 1831 में, कौन से सन में? 1831 में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत हमें बताया। बहुत ही आसान है। यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने का जो श्रेय जाता है वो वोल्टा को। और वोल्टा ने जो चीज बनाई उसे हम किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से। वास्तव में सेल न कहकर इसको बोला जाता है केमिकल सेल। आसानी से आगे पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करना है, इस बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको बता रहा हूं। और दूसरा, फैराडे ने क्या किया? चुंबकीय बल रेखाओं का, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो एन से एस की ओर चलती है, शायद आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो आगे हमने पढ़ना ही है, उनका छेदन करवाया एक धात्विक चालक द्वारा। एक चालक लिया गया जिसको घुमाया गया चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में, और फिर यहां पर जनरेट होगी विद्युत। और ये विद्युत चल रही थी किसमें भी? तारों में। यहां पर भी देखो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं किसमें? तारों में। तो चलने वाली विद्युत को चल विद्युत, और जो पड़ी विद्युत है एक चार्ज के रूप में उसको स्थिर विद्युत कहा गया। तो विद्युत कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक स्थिर विद्युत और एक चल विद्युत। काम की कौन सी है उसका निर्धारण अब आप खुद कर सकते हो। पड़ा हुआ पानी काम आएगा या चलता हुआ पानी? किससे कार्य किए जा सकते हैं? टरबाइन किससे घुमाई जा सकती है? चलाना पड़ेगा। तो काम की विद्युत कौन सी है? चल विद्युत। तो यहां तक दो प्रकार की विद्युत से आपका परिचय हुआ। अब हम इतिहास में थोड़ा और आगे चलते हैं और पहुंचते हैं आधुनिक थ्योरी के पास में। तो आधुनिक जो थ्योरी है आपकी, वो प्रकृति के मूल तत्वों पर आधारित होती है। प्रकृति के मूल तत्व वो होते हैं जो सभी चीजों में पाए जाते हैं। यदि हम अपने शरीर की संरचना की बात करें तो हम सारे इंसानों की शक्ल अलग अलग हो सकती है, लेकिन शारीरिक बनावट लगभग सबकी सेम है। सबके शरीर के अंदर दिल धड़क रहा है, एक दिल है, किसी के दो है क्या? बहुत कम, बिरले। तो अपवाद तो हर जगह ही होते हैं, ठीक है ना। गुर्दे हैं हमारे शरीर में, फेफड़े हैं, हमारे हाथों के अंदर 8 उंगलियां हैं, 2 अंगूठे हैं, ठीक है ना। कान है हमारे, 2 आंखें हैं। अब कोई ऐसा इंसान देखा है जिसके 12 आंखें और 30 हाथ है? नहीं देखा, क्योंकि हम मूल रूप से एक जैसे हैं। हाँ, शक्ल अलग अलग है, वो एक अलग बात है। तो हम मूल रूप से सारे के सारे एक तरह हैं। और इसी प्रकार प्रकृति के मूल तत्व जब वैज्ञानिकों ने पाए तो उन्होंने ये पाया कि सभी तत्व, हम भी शामिल है जिनमें, हमारा शरीर भी शामिल है, सब प्रकार से समान होते हैं, ठीक है। उनके अंदर एक विशेष कॉमन चीज निकली जिसको नाम दिया गया परमाणु। क्या नाम दिया गया? परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम। अब ये एटम हमने हमारे शरीर में से भी निकाला, हमने लोहे से भी से निकाला, चांदी में से भी उसका अध्ययन किया, सोने में भी देखा, तो सबकी संरचना समान थी। एटम का एक स्ट्रक्चर था, एक बनावट थी। वो स्ट्रक्चर में हमें ये 3 चीजें मिली। एक मिला प्रोटॉन, एक मिला न्यूट्रॉन और एक मिला इलेक्ट्रॉन। और इस प्रकार की संरचना है। आगे इसका गहन अध्ययन करना है। अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, इन सब चीजों का आगे अध्ययन करना है, हमें ध्यान रखना। तो जो आधुनिक समय की विद्युत है वो प्रकृति के मूल तत्वों पर आधारित है। मूल तत्वों में था एटम, एटम के अंदर पाया गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हमारे काम का कौन है? इलेक्ट्रॉन। और आधुनिक समय में इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि विद्युत आज के समय में, देखो किसी जमाने में ये फ्लूइड थी, किस नाम से जाना गया? फ्लूइड। उस दौर के बाद में भी और कई नाम शायद इसको मिले होंगे, लेकिन आज के समय में विद्युत को जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के नाम से। तो हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो इसकी लैंग्वेज क्या बन जाएगी वो भी मैं थोड़ी आपको बता देता हूं कि आधुनिक थ्योरी के अनुसार विद्युत प्रकृति के मूल तत्वों पर आधारित होती है। प्रत्येक पदार्थ में परमाणु विद्यमान है और हर परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है।
और इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। और इस आधुनिक थ्योरी में नए कुछ नाम शामिल हुए, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चला। और वो कौन सी थ्योरी में पता चला? आधुनिक थ्योरी में। तो ये था यहां तक विद्युत का इतिहास। तो हम इतिहास को लेके चले, बहुत पुराना इतिहास था, थेल्स से शुरू हुए और हम आज आधुनिक इलेक्ट्रॉन की खोज तक पहुंच गए। इससे भी आगे बहुत कुछ बढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। तो यहां तक था आपका विद्युत का इतिहास।